मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। प्योर स्ट्रीम ऑफ प्योर लैपटॉप बहुत स्लो चलता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक। 7-5 क्वेश्चन करेंगे और बच्चों को आने दो। पंजाब वालों, हमारी तो छुट्टियां पड़ रही है ना 3-4 दिन की। एक ही छुट्टी है मैम बस। सौम्या आ गई। यस मैम। नेहा आ गई। संध्या, तुम्हारा रिचार्ज का कुछ इंतजाम हुआ? मैम अभी पापा नहीं आए। हाँ, बात कर लेना ना शाम को, क्योंकि रिचार्ज कल कराना पड़ेगा। कल क्लास है। कल तो चलो फिर भी छुट्टी है। अगर नहीं होता है तो मेरे को रीच आउट कर देना, मैं कुछ देख। चलो। हाँ, क्लास शुरू करते हैं। बहुत से बच्चों को उस वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में टाइम इंटरवल कैसे निकाला जाए, है ना? यस मैम। कैसे निकाला जाएगा भाई? लास्ट क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे, ठीक है। ओके। तो क्या इशू है? एक क्वेश्चन नंबर बोलो डीपीपी का, जो तुम्हें लास्ट क्लास में पीवाईक्यूज दिए थे। मैम लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार अपना तुम्हारे पास डीपीपी शेयर करेगी, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो सारे जने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है बीटी 220 साइन 100 पाई टी। ठीक है, आप एक लोड रेजिस्टेंस पे लगाते हो जो कि 50 ओम दिया हुआ है। ये कह रहा है टाइम टेकन टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ पीक वैल्यू। अच्छा, ये हाफ ऑफ पीक वैल्यू है टू पीक वैल्यू। ये तो हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू है। आरएमएस वाला तो नहीं है ये। फोर्थ भी तो है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैम प्लीज ये भी समझा दो, ये भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन बताओ कौन सा करना है। फोर्थ में आरएमएस वैल्यू से पूछा है और एट्थ में देखो कुछ नहीं है, मैं इसी को ही करवा देती हूँ। इसमें क्या लिखा है कि तुम्हारे पास एक वोल्टेज है किसी भी टी समय पे, जो लिखी हुई है 220 साइन ओमेगा टी। ठीक है, 100 पाई टी। तो यहाँ से दो चीजें मिल गई। ये वाली पीक वैल्यू होती है, यानी तुम्हारे पास पीक वोल्टेज देती तुम्हें 220। ये ओमेगा होता है। देखो कंपेयर करोगे इस वाले इक्वेशन से, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यही सिखाया था ना कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा 100 पाई है और पीक वोल्टेज 220 है। तो पीक 220 है, तो ये कह रहा है कितना निकालना है, द टाइम टेकन टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ पीक वैल्यू। तो पहले तुम्हें वो समय निकालना होगा कि पीक वैल्यू का आधा कितनी देर में होगा। करेक्ट भाई, पहले तो वोल्टेज 0 होगी, फिर 0 से पीक वैल्यू जाएगी वी नॉट, लेकिन इसके बीच में कहीं वो इसका आधा भी तो होगी वी नॉट बाई 2। तो वो समय निकालना है कब होगा। तो बस तुम्हें क्या लिखना है, जो तुम्हारे पास ये इक्वेशन वन है, इसमें ये तुम्हारा टी टाइम पे वोल्टेज कितनी है वो तुम्हें ऑलरेडी दे दी। कितनी, 220 का आधा, राइट, हाफ ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू 220 है तो उसका आधा 220 हो गया। यहाँ लिखोगे 220 साइन 100 पाई टी। 220 से 220 कट गया, ये क्या बचा 1/2 इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी। भाई कितने पे 1/2 कितने पे होता है साइन, एक 1/2 कितने पे होता है साइन की वैल्यू। मैम पाई बाय 4 पे। तो इसको यहाँ पे साइन π/4 लिख लो। π/4 से ये हो जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2 होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, π/6। π/6 तो π/6 तो यहाँ पे π/6 लिख दो इक्वल्स टू, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन π/2 तो ये साइन साइन हट जाएगा। यहाँ आया 100 पाई टी। पाई से पाई कट गया तो कितने समय में होगा, देखो 1/600 सेकेंड्स। तो इतने समय में तुम्हारी वैल्यू कितनी पहुंचेगी, हाफ। मतलब जब समय 1/600 सेकेंड होगा तो वैल्यू कितनी, कितना टाइम आया, कितना राइज करी वो, पीक वैल्यू का आधा राइज करी। करेक्ट। यस। अब आगे क्या कह रहा है, पीक वैल्यू टू हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितने में हो जाता है, मान लो ये T1 है, T2 पीक में, पीक कितने में हो जाता है, पीक का तो बताया होगा T/4 में, T/4। तो कितना बनेगा तुम्हारे पास, ओमेगा कितना दिया हुआ है 100। तो कैपिटल T निकालना है, तो कैपिटल T किसके बराबर होगा, 2π/ओमेगा। ओमेगा कितना दिया हुआ है 100 पाई, तो 1/50। और तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, T2 कितना हो गया 1/200 है ना। 4 करोगे ना भाई, T2 क्या होगा, T/4 ही तो होगा। कल सिखाया तो था कि नहीं। यस।
यस मैम। ये जो पीक वैल्यू, हाँ जो पीक वैल्यू जाती है वो T/4 पे होती है, तो ये T/4 होगा। टेक राइज फ्रॉम हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू, तो ये T/T2 हो गया। T1 और T2 माइनस कर लो, T2 माइनस T1 कर दो, जो है 1/200 में से 1/600 माइनस करना, कितना बनेगा? आंसर चेक कर लेते हैं। 1/200। करो सॉल्व, कितना आ रहा है बेटा? मैम 1/300। मैम 1/300 सेकेंड। 1/3 सेकेंड आ रहा है क्या? 1/300 1/300। 1/300। 3 होगा ना ये। मैम मीटर सेकंड में निकाल लेना, फिर इंटू 1000 1/300 हुआ ना, 1/300। यस तो 1/300 कितना हो जाएगा? चार्जर 1/300 सेकंड आया मैम आंसर, उन्होंने मीटर सेकंड में पूछा। हाँ, तो 1/300 सेकंड है, तो मिली सेकंड में ये कितना बनेगा? 3.3 सेकंड, 3.3 मिली सेकंड आ रहा है, करेक्ट? यस मैम, इंटू 3.3 मिली 1000। सेकंड। हाँ, मिली सेकंड है तो मिली में 3.3 हो जाएगा। मिली होता है 10⁻³ तो जब 1/300 को करोगे तो ये 0.003 आ रहा होगा, 33। ठीक है, तो ये 3.3 मिली सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जब आरएमएस के लिए निकालोगे तो आरएमएस के लिए कितना रखोगे इस वीटी को? आरएमएस के लिए ये वीटी कितना रखोगे? एक सेकंड में चार्जिंग लगा दी। नॉट बाय टू। हाँ, कितना रखोगे वीटी? हाँ, V0/√2 है ना। पीक आरएमएस वैल्यू क्या होती है पीक का? V0/√2। तो वहां से V0/√2 रखोगे तो वहां से तुम्हारे पास टाइम निकल के आएगा। कल यही तो सिखाया था कि अगर आपके पास वोल्टेज है तो आप ये निकाल सकते हो कि वो किस समय पे वो वोल्टेज रही होगी। क्लियर है? कर लोगे? मैम T1 V0/√2 से निकाली है, T2 मैम साइन इनवर्स 1 से निकाल के, मैम फिर वो T2 माइनस T1 करके। हाँ, वो तो तुम्हारे पास T/4 है पीक वैल्यू का टाइम, तो पीक वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो कैपिटल T/4 है। आरएमएस वाला निकालना पड़ेगा, तो आरएमएस के लिए वीटी को क्या रखोगे? कितना दे रखा है? 220/√2। 220/√2, तो ये 1/√2 आएगा। तो साइन 1/√2 कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे 45 डिग्री π/4 होगा, कितना होगा? 3 π/4 कितना बनेगा? 45 होगा। 5/4। 5/4 π/2 कैसे बन जाएगा 45? मैम 5/2 नहीं 4। हाँ, ठीक है, तो उस हिसाब से एक बार अपनी वैल्यूज रख लेना कितना बनता है। 1/√2 शायद 3 π/4 बनेगा। 180/4 करोगे तो ये कितना बना है? 4 दूनी 8, 4 8 हो गया 16, मैम 45 हो गया 5/4। 45। और 3 π/4 कितना बनेगा? ये कितना होगा? 125 डिग्री। मैम 4 4 जा 16, आपने 2 पे काट दिया मैम। 4 4 जा 16 180 डिवाइडेड बाय 135 बनेगा। 180 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, यस यानी π/4। π/4 पे ये वैल्यू कितनी बनेगी? π/4 इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 100 पाई T2। पाई से पाई चला गया, T2 कितना आया? 100 1/400 है ना। यस मैम।
और T1 जो है पीक वैल्यू का टाइम वो कितना हो जाएगा 1/200, क्योंकि 100 पाई है तो ये इसके तरह ही सेम चलेगा। तो ये 1/200 है तो पीक वैल्यू का टाइम भी 1/200 होगा। तो ये T2 माइनस T1 करना कितना आता है, 400 माइनस 1/200। मैम 2.5। हाँ इसको वो कर लेना, 1/400 बन रहा है। 1/400 कितना, ये आ रहा है 1/400, ठीक है। मैम सेकंड में Yes, आया। ma'am. 1/400 सेकंड है, इसको चेंज करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ सेकंड आ जाएगा। यस तो इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बस ये 1/2 वहां पे RMS में 1/√2 बन जाएगा बेटा, और √2 को तुम क्या लिख सकते हो 5/4। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. तो वेरी गुड। संध्या समझ में आया? नेहा Yes, ma'am. समझ में Yes, आया? ma'am. नेहा Yes, ma'am. ओके वेल डन, अगर आ गया। अब देखो इसके बाद क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि मैंने इस एसी सर्किट में क्या करना है। अभी तक तुम रजिस्टर पढ़ के आए हो डीसी के साथ, अब मैं इस रजिस्टर को किसके साथ लगाऊंगी, एसी वैल्यू के साथ। उसके बाद कैपेसिटर को किस में लगाऊंगी, एसी वाले के साथ। फिर उसके बाद जो इंडक्टर पड़ा है उस इंडक्टर को फिर से किस में लगाएंगे, एसी में। तो उनका बिहेवियर चेक करेंगे कि एसी में उनका बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले है मेरे पास रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो रेजिस्टिव सर्किट में देखो क्या होगा, तुमने यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ये तुम्हारी एसी सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि जब तुमने यहाँ पर एसी सप्लाई लगाई तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो आई VR, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आया वो सर्किट में वो आया IR। अप्लाइड वोल्टेज दी हुई है E = E0 sin ωt। अप्लाइड वोल्टेज का मतलब है जो तुमने यहाँ पे ये सोर्स अप्लाई किया है, ये इसकी जो वोल्टेज है ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पर पीक वैल्यू कितनी है, इस एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है, E0, ठीक है। तो सर्किट में जो पीक वोल्टेज रहेगी वो रहेगी E0। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी टी टाइम में सर्किट में करंट कितना होगा। तो मान लेते हैं कि किसी भी टी समय पे सर्किट में करंट कितना है, I करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट में कौन सा करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, E = IR। तो यहाँ पर तुमने V जो लगाया है वो E से डिनोट कर रहे हैं, तो E = IR हो जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I = E/R। देखो सिंपल सी चीज है, हमने क्या दिया है, एसी वोल्टेज दी है। अब एसी वोल्टेज के बाद मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे सर्किट में करंट कितना आता है, एसी वाला। भाई वोल्टेज अगर एसी में है तो जो करंट आएगा सर्किट के अक्रॉस वो भी किस में आना चाहिए, एसी में आना चाहिए। अगर वोल्टेज तुमने एसी में दी है तो करंट भी एसी में आना चाहिए। तो मैं करंट मान लेती हूँ कि किसी भी टी समय पे जो सर्किट में करंट है वो आई है। तो आई को तुम क्या लिखते हो भाई, ओम्स लॉ से V/R, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी हुई है तुमने, एसी वोल्टेज है तो तुम लिखोगे मैम E0 sin ωt अपॉन रेजिस्टेंस, लिख दिया। अब देखो E0 कैसी वैल्यू है, E0 कैसी वैल्यू है बेटा, पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू है वो तो 220 200 वो तो ऐसे मिलेगी। अगर उस पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, करंट, यानी यही पीक करंट बन जाएगा I0 और sin ωt एज इट इज, करेक्ट, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुमने अगर एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया, एसी सर्किट के साथ रेजिस्टेंस को लगाया, तो हमने जो ईएमएफ प्रोवाइड करी है E0 sin ωt, और जब हम करंट सर्किट में फाइंड करेंगे तो वो सेम फेस में होंगे। देखो जरा दोनों का फेस सेम है ना, वोल्टेज sin ωt और करंट भी किसमें है, sin ωt। फेस किसे बोलते हैं वो, साइन के अंदर जो ये क्वांटिटी लिखी है ना सारी, जैसे यहाँ तो सिर्फ ωt लिखा है तो ये ωt क्या है, ये ωt क्या है, फेस, क्या बोलेंगे इसको, फेस। अब तुम देखो यहाँ पे करंट और वोल्टेज का सेम फेस है कि अलग अलग है, सेम Ma'am, same. सेम फेस है, सेम है, दोनों जगह sin ωt है।
इसका मतलब तुम्हारा जब रेजिस्टेंस लगा रहेगा एसी के साथ तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे और सेम फेस में चलेंगे। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रेजिस्टिव सर्किट में। देखो यहाँ पे वेव डायग्राम दिखाया हुआ है। अब ये वेव डायग्राम कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है वेव डायग्राम को? देखो ऊपर वाला ईएमएफ का डायग्राम है, नीचे वाला करंट का डायग्राम है, ई और आई। क्या दोनों डायग्राम सेम फेस में दिख रहे हैं तुम्हें? देखो क्या दोनों डायग्राम का फेस सेम है? देखो साथ साथ चल रहे हैं, Yes. सेम फेस में, दोनों साइन वेव है। अलग क्या दिख रहा है इन दोनों डायग्राम में? दोनों डायग्राम में अलग क्या दिख रहा है? पीक वैल्यू। हाँ, ये हाइट एम्पलीट्यूड अलग दिख रहा है ना, यस एम्पलीट्यूड अलग दिख रहा है सबको। ये मेरे पास ईएमएफ है और ये मेरे टाइम का है, ठीक है। ये ईएमएफ का ग्राफ ऐसे आया है। ईएमएफ किसके बराबर थी? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ जो ये पीक वैल्यू है ये किसके बराबर है? ई नॉट के बराबर है। तो ये मेरा पीक वैल्यू होगा ना, यहाँ पर भी मेरे को ये पीक मिलेगा, माइनस ई नॉट, साइन ग्राफ बनाया है, करेक्ट। अब मेरे को ग्राफ किसका बनाना है? करंट का। किसका बनाओगे बेटा? करंट का ग्राफ बनाओगे कि ये मेरा आई है और यहाँ पर क्या है? टाइम। अब मेरी ये बात बताओ, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा इसको ओवरराइट किया है, ये क्या है? मेरा एम्पलीट्यूड है ना। एम्पलीट्यूड Yes. बोलो या पीक वैल्यू बोलो या पीक वैल्यू बोलो। मेरे को बताओ जब तुमने करंट लिखा था आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट ज्यादा बड़ा है कि ई नॉट बड़ा है? आई नॉट तो ई नॉट बाय आर है, यस आई नॉट तो ई नॉट बाय आर है, मतलब तुमने ई नॉट को डिवाइड कर दिया तब जाके आई नॉट आया। तो इसका मतलब जब आई नॉट का वो बनाओगे तुम एम्पलीट्यूड वाला ग्राफ, तो वो छोटा बनेगा ना। ये आई नॉट, तो बस यहाँ पर ये जो इसका पीक है ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। बात समझ में आए कि दोनों का फेस तो सिमिलर है बट दोनों में मैग्नीट्यूड का फर्क है। समझ में आई? यस ये दोनों सेम फेस में। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दो चीजें याद रखनी है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में बस कितना याद रखना है कि करंट और रेजिस्टेंस कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? 0, क्योंकि दोनों सेम फेस में है। सेम फेस में होने का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। हाँ, देखो तुमने लिखा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो फेसर में कैसे डिनोट करते हैं, फेसर में कैसे डिनोट करते हैं साइन ओमेगा टी और आई ओमेगा टी। देखो मान लो मैंने यहाँ पर सिंपल अपनी एक्स एक्सिस ले ली है, ठीक है। मैं ओमेगा टी बनाना चाह रही हूँ, तो मैं ओमेगा टी ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने अब तुम्हारा करंट क्या है? फेजर डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान तरीका है। मेरे को प्लॉट करना है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें इतना तो पता चल गया कि जो वी नॉट का मैग्नीट्यूड है वो आई नॉट से ज्यादा है ना। यस वी नॉट जो है वो आई नॉट से ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब प्लॉट करना है तो दोनों का फेज डिफरेंस तो साइन ओमेगा टी है। तो मैं मान लेती हूँ ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये यहाँ से जो एंगल बना रही है ना, ये ओमेगा टी एंगल बना रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से मैंने ओमेगा टी एंगल बना दिया। ये मैं बोल देती हूँ ये क्या है? आई नॉट है। अब देखो जो तुमने ये लाइन बनाई है ना, ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या दिखाती है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेंथ ऑफ आई नॉट डिनोट्स इट्स मैग्नीट्यूड दिखाएगी बेटा। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अब देखो मेरे को वी नॉट प्लॉट करना है। अब मैं जब वी नॉट प्लॉट करूंगी तो डिफरेंस तो इसका भी कितना है? ओमेगा टी, यानी ये भी इसी लाइन पे ही प्लॉट होगा। भाई ये भी तो ओमेगा टी है, तो ये भी इसी लाइन पे प्लॉट होगा। लेकिन वी नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है? थोड़ा बड़ा है, तो वी नॉट थोड़ा आगे जाके बनेगा। बोलो हाँ या ना?
यस बस Yes, ये बन ma'am. फेजर। ये लो सेम लाइन पे आ गए, बट यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, ये तुम्हें इस एरोज से दिखाई जाएंगी, इन एरोज की लेंथ से। और प्लॉट कैसे करना है, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी का एंगल बना दो। ये एक्स एक्सिस है, मुझे ओमेगा टी का फेस लेना है, तो मैंने ओमेगा टी का फेस ले लिया, बस फेस बना दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फेजर डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना। साइन के अंदर जो ओमेगा टी है ये थीटा है, इसी को मैं यहाँ पे फेस बोल रही हूँ। तो एक्स से कुछ एंगल बना दिया, ये ओमेगा टी हो गया। आई नॉट को प्लॉट कर दो, आई नॉट प्लॉट कर दिया, उसके बाद तुम्हें दिख रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, सेम लाइन पे आएगा, बट वी नॉट बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बनाया है। क्लियर है, ये फेजर डायग्राम है। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, इन रेजिस्टिव सर्किट both current and voltage are in, बताओ, सेम फेज। ठीक है, दोनों सेम फेज में। क्लियर है, इजी सा टॉपिक है। Yes, ma'am. करो ये वाला क्वेश्चन। बताओ, Ma'am, option C. No, option A. Ma'am, option A. अच्छा देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी हुई है, थ्रू द प्योर द आरएमएस करंट निकालना है। तो इजी है, पहले पी करंट निकाल लो, आई नॉट। आई नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट बाय आर। वी नॉट कितना है 300, रेजिस्टेंस 100 है, तो पीक करंट कितना आ गया 3। और आई आर एम एस कितना हो जाता है, आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट 3 आया है, 3/√2 कर दो, कितना आंसर आएगा 3/√2। ये तुम्हारा आंसर, 3/1.3 कर लो, 1.3 डिवाइडेड 1.41 होती है, 1.14 होती है, 2.12 के आसपास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, ए ऑप्शन 2.12 के आसपास। इजी था ना। अब देखो, अब प्योर इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव, अब की बार जो तुमने इंडक्टर पढ़ा था सॉलिनॉइड, उस इंडक्टर को हम लोग कहाँ लगाएंगे, अपने रेजिस्टिव, अब सॉरी अपने कैपेसिटर में, एसी में। अब देखिए कि जब हम इंडक्टर को एसी में लगाते हैं, एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आता है, दोनों साथ चलेंगे, आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, कम होगा, ज्यादा होगा, बस वो चीज देखनी है। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर में करना ही ये है, क्या फेस निकालेंगे करंट और वोल्टेज के बीच का, कि दोनों के बीच में फेस कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने जो यहाँ पर एसी वोल्टेज अप्लाई करी है वो कितनी अप्लाई करी है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। मान लेते हैं कि अपना यहाँ से करंट निकला आई। ठीक है, करंट यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला टर्मिनल मेरा क्या बन जाएगा, देखो इंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है,
यहाँ पर टर्मिनल बन जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस कितना ईएमएफ होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, पढ़ाया था ना ये। यस इंडक्टर के अक्रॉस जब ईएमएफ लिखते हैं तो क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करो यहाँ से। ईएमएफ के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी है, तो मैं यहाँ पर केवीएल लगाती हूँ। ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। चलो, ए बी सी डी, ए टू बी जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा, प्लस से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस साइन लिखोगे, और ये माइनस का एल डी आई बाई डी टी भी है यहाँ पे। ये तुम्हारी ईएमएफ है। ठीक है, ईएमएफ में कहा जा रहे हो, ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से ईएमएफ, यहाँ से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? प्लस का ई इक्वल्स टू 0। और कितना याद रखना है कि यहाँ पर जो ये ईएमएफ है ये किसके बराबर आई है? एल डी आई बाई डी टी के बराबर आई है। बस इतना रिमेम्बर रखो कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो ईएमएफ ये ई है ये किसके बराबर है? एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? डी आई बाई डी टी यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा? देखो, ई अपॉन एल। ई कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास सर्किट में? ई नॉट साइन ओमेगा टी। माइनस ई नहीं आएगा, कैसे, कहाँ पे आएगा माइनस ई? तो माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस का हो गया मैम, हम्म, वो प्लस ई मैम, ई माइनस उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा केवीएल लगाया मैंने, माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा मेरा प्लस का ईएमएफ इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला नेगेटिव साइन हटा लो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और नेगेटिव लगा रखा है ना ईएमएफ का, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला ही माइनस एल डी आई बाई डी टी है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के रख दिया कि इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो ये मेरा ईएमएफ यहाँ पर ई के बराबर हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस ई लिखा है, तो ईएमएफ निकल के आया एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी एक तरफ लिख लिया, ये हो गया मेरा ई बाई एल। ई की वैल्यू यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? करंट। देखो वोल्टेज तो दी है, हमारा हमने ये जो मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी इसलिए कि मैं करंट निकाल पाऊं कि इस सर्किट में जो करंट आएगा वो इस वोल्टेज के साथ किस फेज में आने वाला है। तो मुझे करंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो जरा, क्या करूंगी करंट आ जाए। ये डी आई बाई डी टी है, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूं डी आई बाई डी टी को, तो करंट आ जाएगा क्या? यस हाँ, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। देखो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल, इंटीग्रेट इस डी टी को यहाँ ले जाओ, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। चलो लिमिट्स लगाते हैं। लिमिट्स बताओ कैसे कैसे, कहां से कहां तक लगाऊं लिमिट्स? बताओ, 0 से t लगा देते हैं, 0 से t, यहाँ पर 0 से i लगा देते हैं। ठीक है, तो ये i किसके बराबर हो गया? ई नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में ओमेगा कहाँ जाएगा? अपॉन में, राइट? ऐसे करेक्ट। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आई? देखो ई नॉट अपॉन, ये ओमेगा बाहर ले लू, ओमेगा एल, यहाँ क्या बचा? माइनस साइन, और ये कॉस ओमेगा टी। सही है इतना? अब ये देखो कॉस ओमेगा टी है, और तुम्हारे पास वोल्टेज किसमें है? साइन ओमेगा टी में, और करंट आया है कॉस ओमेगा टी में। तो मैं क्या इसको चेंज कर सकती हूँ क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, या कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? बताओ। साइन मैम 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है?
साइन 90 माइनस थीटा। मैम First- cos फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखो 90 डिग्री पे तुम्हारे ये चेंज हो जाते हैं, 90 और 270 पे। तो साइन किस में चेंज होता है? cos है ना? cos तो यहाँ पे cos थीटा तो बनेगा, बट ये माइनस का बनेगा कि प्लस का? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव। अरे नेगेटिव थोड़ी होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा हुआ प्लस कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास है यहाँ पर ओमेगा टी, तो यानी मेरे को यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं साइन में से क्या माइनस कर दूं? क्या करूं? 180 पे चेंज नहीं हो सकता, चेंज बस 90 डिग्री पे ही होता है, या फिर 270 पे। बात समझ में आई? अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास जो वोल्टेज है वो किस में है? ई नॉट साइन ओमेगा टी में, यानी जो वोल्टेज का फेस है वो साइन में है। तो अगर मैं करंट के फेस को साइन में ले आऊं तो मेरे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो मेरा करंट है वो कितना डिग्री आगे है या कितना डिग्री पीछे है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको तुम ये लिख सकते हो, देखो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी का मतलब यहाँ पे थीटा ही तो है, ये कॉस थीटा को मैंने यहाँ ओमेगा टी लिख दिया, तो तुम लिख सकते हो 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो। बस कुछ नहीं किया, इस थीटा को ओमेगा टी करा है। बताओ कोई गड़बड़? yes ma'am कुछ नहीं किया, वो 90 माइनस थीटा था, यहाँ पे थीटा ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिख दिया। I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस ओमेगा टी, बट मेरे पास यहाँ पर माइनस साइन है, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा? साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसी को गड़बड़? no मेरे ma'am पास माइनस साइन था, मैं इसको अंदर ले गई तो ये ओमेगा टी माइनस 90 हो गया। क्लियर है? बताओ yes ma'am भाई क्या किया? yes ma'am मेरा जो करंट आ गया, मेरी करंट की वैल्यू आ गई, बट करंट की वैल्यू कॉस में आई, वोल्टेज साइन में है। मेरे को देखना है एग्जैक्टली फेज डिफरेंस कितना है, तो मेरे को ये कंपोनेंट्स तो सेम करने पड़ेंगे ना। ये साइन है, ये कॉस है, तो कॉस को साइन में बना लिया। तो कैसे बनाते हैं? 90 डिग्री पे ये वैल्यूज चेंज हो जाती है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है। देखो कैसे चेंज करते हैं, साइन चेंज होता है बेटा 90 डिग्री पे कॉस में, तो साइन को कॉस थीटा लिखा, लेकिन जो ये साइन आता है आगे किसका साइन लगाना है? वो लगाने हैं जो तुम्हारे इस एंगल के आगे लिखा हो, जैसे साइन वाला। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लगाया? पॉजिटिव का साइन लगाया। ठीक है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया, तो कॉस ओमेगा टी हुआ साइन 90 माइनस ओमेगा टी। एज इट इज वैल्यू रखी, बट मेरे पास ये बाहर माइनस का साइन था, तो मैं इसको अंदर ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताओ। अगर केवीएल याद नहीं रखना मत रखो, बस ये याद रख लो कि यहाँ पर जो ईएमएफ, ये याद रख लो बस, अप्लाई केवीएल। और यहाँ से ईएमएफ किसके बराबर आया है? एल डी आई बाई डी टी, जो तुम पिछली क्लासेस में सीख के आ चुके हो। बस इसके बाद इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। ई की वैल्यू रख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एल को इसके नीचे ले आओ और इंटीग्रेट कर दो बस हल्का सा, और ये वैल्यू आ गई। अब जरा थोड़ा सा कंपेयर करो कि ई ये है और आई कितना आया है? आई नॉट करंट कितना आया है? आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यही आया है। अब देखो yes ma'am अब ये जो ई नॉट बाय ओमेगा एल है, ये आई नॉट ही होगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन ही बनती है ऐसे, आई इक्वल्स टू आई नॉट। आई नॉट किसके बराबर है यहाँ पे? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, करेक्ट है। अब देखो आई होता क्या है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ई नॉट तो वोल्टेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा एल क्या होगा? resistance एल रेजिस्टेंस होगा, ओमेगा एल यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आई नॉट क्या लिख सकते हो? आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्स एल। एक्सएल का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सएल किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। एक्सएल की एसआई यूनिट क्या है? क्या होगी बताओ? ohm ओम। अगर रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी? ओम। एसआई यूनिट इज ओम। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। भाई
करंट देखो ये ई नॉट है यानी वोल्टेज, वोल्टेज के अपॉन में समथिंग है, तो सिंपल सी बात है अगर तुम यूनिट एंड डायमेंशन से भी देखोगे तो ये करंट ही बनेगा। साइन के अंदर वाली वैल्यू का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, करेक्ट। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड पे करंट है तो LHS पर भी करंट ही होना चाहिए। तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल मेरा पीक करंट बनेगा। तो ई तो मेरे पास है, ओमेगा एल क्या होगा इसका मतलब ओमेगा एल होगा मेरा वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सएल। तो एक्सएल क्या है, इम्पीडेंस। किसका इम्पीडेंस है ये, इंडक्टर का। कि इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एसी सर्किट में, बात समझ में आई। तो एक्सएल इज इम्पीडेंस फॉर इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर। इन एसी, बताओ सही है। तो ये याद रखना यहाँ पे कि अगर यहाँ पर तुमसे करंट निकलवाया जाए तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी, एल इंडक्टर की वैल्यू है जो हेनरीज में होती है, पढ़ के आ चुके हो। तो ये यहाँ पर इस वैल्यू से आई नॉट आएगा, लिख लो। ओके, अब जरा मैच करते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताओ यहाँ पर कौन बता पाएगा कितना है। ये लो, ये दोनों इक्वेशंस पर बताओ मैम 90 डिग्री। जरा करंट को देखो और वोल्टेज को देखो, ये कितना लिखा है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो मतलब करंट तुम्हारे वोल्टेज से कितना पीछे है, हाँ 5/2। हाँ, कौन आगे है, आगे कौन है मैम ई नॉट। वोल्टेज आगे है। ये किसको समझ में नहीं आया वो एक बार बताओ, संध्या, नेहा, दीप्ति, दिव्या। आगे। यस मैम, आगे। भाई नहीं आया तो मेरे को बता देना। देखो क्या किया है, इंडक्टर के अक्रॉस बेटा अगर ईएमएफ लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम LDI/dt से। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो, ईएमएफ के अक्रॉस वोल्टेज लिखी जाती है LDI/dt से, लास्ट क्लास में सीख के आ चुके हैं। ये ईएमएफ इस ई के बराबर होगी और तुमने यहाँ पे लिखना है LDI/dt इक्वल्स टू ई, और इस ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट को एक तरफ लिख लो, बाकी वैल्यूज एक तरफ। इंटीग्रेट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन है, तो इंटीग्रेट करके ही आंसर आएगा। तो लिमिट 0 to i, टाइम के लिए 0 to t लगा दो। फिर cos ओमेगा टी है, इसको चेंज कर दो ओमेगा टी माइनस 90 में, कर दिया। अब ई नॉट बाय ओमेगा एल एक्सएल हो गया, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, इंडक्टर। तो एक्सएल इज इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर इन एसी, और ये यूनिट है। अब बताओ अपने अपने डाउट। मैम हमें अगर मैम आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल किसी क्वेश्चन में लगाना पड़े मैम, तो हम वहाँ पे एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे। एल की वैल्यू गिवन होगी पेपर में, इंडक्टर तो गिवन होगा ना। ओके जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है ऐसे इंडक्टर की वैल्यूज भी गिवन मिलेगी। ओके। एनीवन एल्स? ठीक है, अब बात करते हैं फेज डिफरेंस। तो तुमने कौन, अब देख लो तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं, वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है ओमेगा टी में से 90 माइनस। तो कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। वोल्टेज, और करंट पीछे है वोल्टेज से, कितना पीछे है 5/2। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में तुम्हें क्या याद रखना है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये याद रखना है कि वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज लीड करेगी। ठीक है, कितने से लीड करेगी, वोल्टेज आगे है कितने से, 90 डिग्री से। या ये कह सकते हो कि करंट पीछे है कितने डिग्री से, 90 डिग्री। 90 डिग्री से। ठीक है, ओके। तो ये है फेजर डायग्राम। देखो ये फेजर बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है देखो। इसका एक तरीका तो ये है फेज बनाने का कि आसान से मैं ये ऐसे बनवा दूं कि बेटा ये मेरा ओमेगा टी है, सपोज कर लो ये ही ओमेगा टी है। अच्छा, तो फिर ई नॉट तो यही आ जाएगा, दिस इज ओमेगा टी, तो यानी ई नॉट तो यही हो जाएगा, ई नॉट तो यही आ गया फिर ई। ठीक है, और अब मैं कहूँ कि मेरे पास करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90।
तो -90 के लिए मेरे को ये कहाँ बनाना पड़ेगा अपना वोल्टेज, नीचे, है ना। करंट कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे। भाई यही तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाएगा इसमें। या तो ऐसे बना लो जैसे मैंने बनवाया है। अगर ऐसे नहीं बनाना तो जैसे अभी पहले वाले में हमने क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लिया था, तो ऐसे कैसे, देखो ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस, ओमेगा टी एक्स एक्सिस से एक एंगल बना लो, ये क्या है मेरा ओमेगा टी है। तो करंट तुम्हारा ईएमएफ तो यही प्लॉट होगा इस ई नॉट साइन ओमेगा टी पे, करेक्ट। ये मेरा ई नॉट हो गया, क्योंकि ई नॉट है ही कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। ये ई नॉट आ गया। अब दूसरा क्या प्लॉट करना है, करंट। करंट कितना है, साइन ओमेगा टी -90। तो यानी ओमेगा टी से कितना पीछे चलोगे, 90 डिग्री। हाँ, ओमेगा टी से 90 पीछे चलो, यानी यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर क्या बना, करंट आई, ये करंट बन गया, तो ये आई वाला आई आ गया, समझ गए। ये तुम्हारा फेज है। अब देख लो ई नॉट और आई नॉट के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। अब देखो आई नॉट को पीछे क्यों बनाया है, क्योंकि आई नॉट बैक है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। तो आई नॉट को आई के पीछे बनाना, ये मत कर देना आई नॉट आगे कर दो, तो गलत हो जाएगा फिर। ई नॉट आगे होना चाहिए, ठीक है। जहां तक समझ में आया, यस मैम। यस मैम। सबको। यस मैम। प्योर इंडक्टिव। अब देखो अब आया वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में बताओ क्या होगा, पहले तो बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ई नॉट का या आई नॉट का। ई नॉट। ई नॉट का ज्यादा है, क्योंकि आई नॉट में तो हमने ओमेगा एल से डिवाइड किया है, तो कुछ ना कुछ घट जाएगा, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब वेव डायग्राम देखो, तुम्हारा वेव डायग्राम में भी तो कितने का डिफरेंस आएगा, 90 डिग्री का। यस मैम। 90 का, करेक्ट, 90 डिग्री का। तो देखो तुम्हारा ईएमएफ कहां से शुरू हो गया, यहाँ से। देखो ईएमएफ स्टार्टिंग से शुरू कर दिया यहाँ से, ये ईएमएफ का डायग्राम है। करंट कितने बाद शुरू हुआ है, 90 डिग्री के बाद। तो देखो जब तुम्हारे करंट की वैल्यू 0 थी, तो तुम्हारा ईएमएफ कितने पे है, मैक्सिमम पे। ग्राफ देख रहे हो, देखो मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये ईएमएफ और टाइम ग्राफ बना रही हूँ। तो ईएमएफ में तो सिंपल साइन ग्राफ आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सिंपल साइन ग्राफ बनाओ तुम, ये लो मैम मैंने सिंपल साइन ग्राफ बनाया है और मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा 2 पाई, ये मेरा पाई, और ये मेरा 0, और यहाँ पर ये कितना बनेगा, 5/2, करेक्ट, कल ही सीखा था। तो ये मेरा 3π/2। ओके। अब लेकिन जब मैं करंट ड्रॉ करने जाऊंगी, तो करंट में वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2, यानी 90 डिग्री करंट तुम्हारा पीछे चलना चाहिए। करंट अब पीछे कैसे चलेगा, देखो ये तो तुम्हारा यहीं से स्टार्ट हो गया ईएमएफ, तो 90 डिग्री पीछे चलाना है, तो 90 डिग्री ये है, तो इसकी साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी ना, 90 डिग्री में π/2। इसकी साइकिल तो कुछ यहाँ से शुरू होगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो ये वाली साइकिल किसकी है, ये वाली साइकिल है तुम्हारे करंट की। आई थिंक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री बाद साइकिल स्टार्ट होगी। तुमने ये 90 डिग्री का यहाँ पर गैप दिखाया है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, ये π/2 का फेज डिफरेंस है, करेक्ट। तो देखो जब तुम्हारे पास करंट 0 है, तो तुम्हारी ईएमएफ कितनी है, मैक्सिमम पे है ना। देखो जरा, करंट यहाँ तो 0 है, अब ई नॉट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो 0 और मैक्सिमम, तो यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का फेज दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से वेव डायग्राम बना सकते हो। बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो। नो मैम। नहीं है, इजी चीजें चल रही है कुछ, बट अभी तो कुछ डिफिकल्ट आया ही नहीं है, और इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं, इजी चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बोला है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, एक्सएल पढ़ा है ना, अभी एक्सएल पढ़ के आए हैं। किसके बराबर है एक्सएल, ओमेगा एल के बराबर है, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में।
ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ एल, ठीक है। ओके, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैम ओमेगा बाय 2। और डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है ना, वो तो अपना डायरेक्शन चेंज करता ही नहीं है, फ्लक्चुएट ही नहीं करता। तो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहाँ से देखो एक्सएल कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 है तो 0। तो इसका मतलब इंडक्टर प्रोवाइड 0 रेजिस्टेंस या 0 इम्पीडेंस। देखो यहाँ पे इम्पीडेंस शब्द बोलते हैं, है रिएक्टेंस ही। तो इंडक्टर प्रोवाइड 0 इम्पीडेंस कब? फॉर डीसी, है ना, और डीसी करंट। तो इसका मतलब जब अगर तुम इंडक्टर लगा दोगे डीसी के लिए तो कैसा कितना प्रोवाइड करेगा इम्पीडेंस? 0, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फॉर डीसी इम्पीडेंस देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी 0, एक्सएल 0। तो ए प्योर इंडक्टेंस ऑफर 0 रेजिस्टेंस टू द डीसी सर्किट। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो तुम्हारा एक्सएल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो अगर जहां पर इम्पीडेंस लगा हुआ है, सॉरी जहां पर इंडक्टर लगा हुआ है वहां पर इम्पीडेंस क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, याद रहेगी। डीसी के लिए 0 होता है। ओके, मूव करो ये क्वेश्चन। मैम 1/पाई आ जाए। कितना आया है? 1/पाई। पूरा सॉल्व करो। 1/पाई क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का मतलब क्या है? इंडक्टर की बात हो रही है ना। सेल्फ इंडक्टेंस ही क्या होता है? एल, पढ़ा था ना, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको और क्या बोलते हो? इंडक्टर भी बोलते हो, यानी इंडक्टर निकलवाना चाह रहा है। तो एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल व्हेन यूज्ड इन ए डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई इज 100 ओम। तो इसका मतलब अगर एक कॉइल है तो कॉइल कैसी होती है भाई? ऐसी। और ये कॉइल ही तुम्हारा क्या है? इंडक्टर। इसका रिएक्टेंस तुम्हें कितना दे रखा है? 100 अपॉन ओमेगा क्या होगा? 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 50 मैम तो टू एल। तो 1/पाई, तो 1/पाई क्या होगा? यस मैम। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। क्या? करो इसको 1/3.4 को सॉल्व। 0.318। मैम ऑप्शन डी। बी ऑप्शन आ रहा है ना। यस मैम। 0.318 आ रहा है, तो इस 318 को क्या लिख सकते हो राउंड ऑफ करके? 0.32। 52। तो ऑप्शन नंबर बी। ये वाला करो।
बताओ। इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस का मतलब क्या निकलवाना चाह रहे हैं? एक्सेल। मैम एक्सेल। एक्सेल ओमेगा एल के बराबर है। देख लो क्या क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये देखो कि चीजें क्या क्या की मैंने। करंट दे रखा है कितना? 1 एम्पियर। Yes, ma'am. 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई दे रखा है, Yes, यानी ma'am. हमें ईएमएफ दे दी, सॉरी ईएमएफ बोलो, वोल्टेज बोलो, 100 वोल्ट। व्हेन 100 वोल्ट एसी अप्लाइड एट 50 साइकिल सेकेंड इनवर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टू द सेम कॉइल ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लो। तो यानी यहाँ पर एसी की बात कर रहा है, ये तो डीसी का था, ठीक है, फोर डीसी। V equal to IR लग जाएगा मैम. हाँ, और एसी क्या बोला है कि जब मेरे पास करंट 0.5 एम्पियर हो गया, जब मैंने क्या लगाया, 100 वोल्ट अप्लाई किया, किसमें? एसी में, ठीक है, 100 वोल्ट एसी में अप्लाई किया, तो मैं यहाँ से एक्सेल नहीं निकाल सकता क्या? नहीं निकाल सकती क्या? एक्सेल क्या होगा? ई नॉट अपॉन आई नॉट, यानी Yes, वी ma'am, निकल आई आर ही तो होता है, तो ये V अपॉन आई नॉट। और यही क्या होगा? अगर कॉइल है तो ये रेजिस्टेंस कॉइल का यही तो इम्पिडेंस होगा, एक्सेल। ई नॉट 100 है, यहाँ पे करंट है 0.5, 100 आ जाएगा. 200 आ गया, 200। हम्म। तो डीसी वाला नहीं लेना, हमें एसी वाला लेना है। तो पहली वाली जो लाइन थी बस वो तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए थी, ठीक है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। ओके, समझ में आया? सिर्फ Yes. ये V इक्वल्स टू आई आर Yes, ma'am. लगा है, और वो रेजिस्टेंस ही एक्सेल हो जाएगा, इम्पिडेंस। ये वाला बताओ। आज मैं तुम्हारी क्लास 1.25 घंटे की ही लूंगी। बताओ, कह रहा है फ्रीक्वेंसी, Option C. फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस में पूछा है, सी आएगा क्या? Yes, ma'am. ई क्यों आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेल के। Excel. एक्सेल का। और इसका रेसिप्रोकल कैसा हो जाएगा? 1/X. 1/एक्सेल। तो 1/एक्सेल में कैसा ग्राफ आएगा? 1 अपॉन का ग्राफ तो ये वाला होता है, सी वाला, है ना, 1/, का ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वेरी गुड। अब देखो कैपेसिटर, अब क्या करेंगे, अब की बार हम अपने सर्किट में क्या लगाएंगे? कैपेसिटर लगाएंगे, किसके साथ? एसी वोल्टेज के साथ। ये मेरा कैपेसिटर है सी, एसी वोल्टेज कितनी है? वही अपनी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो अब तक लेके चल रहे थे वही वाली है, ठीक है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब भी मुझे यहाँ पर भी करंट ही निकालना है। देखो मेरा मकसद एक ही है, करंट निकालना। करंट से मैं देखूंगी कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहे हैं, कितना लैग आ रहा है, ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर निकालनी। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, क्यू किसके बराबर। अब यहाँ पर हम कैपेसिटर में बात करते हैं चार्ज की, राइट। मेरे पास फॉर्मूला भी होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, करेक्ट। Yes, ma'am. तो मेरे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी इंस्टेंट पे जो चार्ज आता है वो क्यू आता है, किसी टी टाइम पर मान लेते हैं क्यू बी द चार्ज, किसी भी एक एनी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो क्यू है। कैपेसिटेंस तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वोल्टेज यानी पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख दिया। अब मेरा करंट कहां से आ सकता है भाई? मैं dq बाई dt कर दूं, करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई क्या होता है? dq बाई dt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मेरा dq बाई dt इक्वल्स टू c
ई नॉट कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएट नहीं होगा। साइन कितना बनेगा डिफरेंशिएट होके? कॉस ओमेगा टी। cos में ओमेगा कहाँ आएगा? आगे, करेक्ट। मैम आगे, यस मैम। तो मेरी करंट नहीं आएगा। की ओमेगा सी ई नॉट। अब तुम कॉस ओमेगा टी। पहले ये बताओ ये ओमेगा सी ई नॉट सारा क्या होगा? ओमेगा सी ई नॉट आई नॉट है भाई। अगर ये यहाँ पर आई है तो ये सारा आई नॉट बनेगा, यस और नो? यस आई मैम। नॉट। यस यस मैम। मैम। अब देखो ये ई नॉट है, आई किसके बराबर होता है? ई अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास ये ई नॉट है, ये ओमेगा सी क्या होगा? इम्पिडेंस होगा कैपेसिटर का। जैसे अभी इंडक्टर का इम्पिडेंस देखा था ओमेगा एल, ये ओमेगा सी इसका होगा, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकती हूँ, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस ओमेगा सी को ऐसे लिख दूं अपॉन में 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी तब भी ऊपर ही जाएगा, बोलो, इक्वल्स टू आई। भाई ओमेगा सी Yes, को ma'am. अपॉन में लिखा है बस। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस के फॉर्म में मिल गया। आई इक्वल्स टू ई बाय आर होता है, ऊपर ई नॉट है। इसका मतलब ये 1 बाय ओमेगा सी क्या होगा? इसका मतलब ये 1 बाय ओमेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा किसका? कैपेसिटर का। इसे डिनोट करेंगे एक्स सी से, यानी ये कैपेसिटर का इंपीडेंस है जब इसको कहाँ लगाओगे तुम? एसी सर्किट में। तो एक्स सी किसके बराबर आया? 1 अपॉन ओमेगा सी के। बताओ यहाँ एक्स सी किसके बराबर आया? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई नॉट किसके बराबर लिख सकते हो? आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस आर की जगह क्या लिखोगे? एक्स सी लिखोगे। बताओ यहाँ तक दिक्कत है? वहां पर एक्स एल था, एक्स एल किसके बराबर था? ओमेगा एल के। यहाँ क्या है? एक्स सी किसके बराबर है? 1 बाय ओमेगा सी। याद रखना। एक्स सी और एक्सएल दोनों की यूनिट्स क्या है? ओ, ठीक है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। करंट निकालना है तो बस इसमें तुम्हें पता है कि कैपेसिटर में चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो किसी भी टी टाइम पे चार्ज ले लो, करंट dq बाई dt हो जाएगा। ओमेगा सी को 1 बाय लिख लो क्योंकि मुझे वहां से रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं, तो ये मेरा आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी? फेज की, है ना। फेज की बात करेंगे। भाई मेरा ये ईएमएफ तो है साइन में, और ये किस में है? कॉस में। क्या चेंज कर सकती हूँ मैं? यस मैम। कर सकते हैं सीधा सीधा 1 सेकेंड में। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यही आया है। अब मैं कॉस को अभी तुमसे सिखाया था कि क्या लिख सकती हूँ भाई, इसको आई नॉट कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यस मैम। देखो कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। साइन 90 पे चेंज हो जाएगा किसमें? एक सेकेंड, हाँ, साइन 90 में किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। थीटा ही चाहिए था। थीटा की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? ओमेगा टी। तो ये थीटा हटा के यहाँ पे क्या लिखो? ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं जिसकी वजह से तुम अपना आंसर भी मैच कर पाओ, लिख पाओ, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कौन आगे चल रहा है? इक्वेशन 2 आई आगे चल रहा है। आई को थोड़ा ऐसे लिख लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 9। तो यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? करंट लीड द वोल्टेज कितने से? 580। 90 डिग्री। बताओ सही है? 90 डिग्री से वोल्टेज को लीड करता है। इंडक्टर में कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज। बस अब ये बात आई तुम्हारे वेव डायग्राम की। वेव डायग्राम बना लोगे? देखो कैसे।
सबसे पहले ई नॉट का बनाएंगे क्योंकि ई नॉट का इजी है। क्या डायग्राम, ई इक्वल्स टू का तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, डायरेक्ट साइन का ग्राफ है तो बस साइन का ग्राफ बना दो। बना दिया, चट्टा ग्राफ बन गया थोड़ा। क्या है, ठीक है, माइनस। अब क्या बनाना है, दूसरा करंट का। तो पहले मेरे को ये बताओ कि अब की बार करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मैम ज्यादा। करंट का देखो, कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड में चला जाता है, ठीक है, माइक्रो। कैपेसिटेंस कभी भी तुम्हें 1 फेराड नहीं मिलेगा, कैपेसिटेंस बहुत छोटी यूनिट है। तो अभी भी आई की जो वैल्यू रहे ना वो ई नॉट से छोटी ही रहेगी, ठीक है। सी इज इन माइक्रो फेराड में चला जाएगा तो ये टोटल वैल्यू आई की छोटी होगी अभी भी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तो छोटा है, चलो पता चल गया। अब बताओ फेज डिफरेंस 90 का है, कौन आगे चल रहा है? करंट। देखो ये π/2 है और ये तुम्हारा 0 डिग्री है। कैसे बनाऊं करंट को, कैसे आगे करा जाए? करंट को आगे करना है ना। करंट का तो मतलब यही है ना, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। कैसे करेंगे आगे बताओ? मैम 90 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर से शुरू कर दूं 90 डिग्री से ग्राफ। यस भाई ग्राफ भी तो ड्रॉ करना है बच्चों, बस ऐसे बना दो। थोड़ा सा गलत हो गया डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से बताओ, ठीक है। तो अब की Yes, बार ma'am. देखो, जब यहाँ पे देखो 0, ये 0 है तो अब तुम्हें क्या देखना है कि मेरे को 90 डिग्री आगे बनाना है। तो 90 डिग्री आगे कैसे बना सकते हो भाई? इसी पॉइंट पे उसको 90 डिग्री ऊपर करो ना यहाँ पे। तो ये वाली ये वाला जो ये जी चीज है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है फेज डिफरेंस। समझ में आया? ये फेज डिफरेंस। पहले जब 0 पे था तो तुमने कहां से शुरू करा था? 90 से, यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम बना सकते हो। फेजर डायग्राम बहुत इजी है, देखो कैसे। ये एक्स है, ये वाई है, कितना आगे ले लूं? ओमेगा टी। तो ये मैंने मान लिया कि ये क्या है मेरा बेटा, ये ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी पे कौन ड्रॉ होगा बताओ? ओमेगा टी किसका है? ई नॉट का। हाँ, तो यहाँ तो ई नॉट बनेगा। करंट कहाँ बनेगा? 90 डिग्री 90 डिग्री आगे। आगे। अब की बार देखो, पिछली बार तुमने पीछे ड्रॉ किया था, अब की बार आगे ड्रॉ करना है क्योंकि करंट आगे है। तो आगे ड्रॉ के लिए इस वाली क्वाड्रेंट में बनाओगे ना, थोड़ा मैग्नीट्यूड छोटा कर लेना। समझ में आ गई? यस अब की बार ये आगे, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। क्लियर हुआ? कैपेसिटर इंडक्टर के केस में यहां बनाया था क्योंकि आई नॉट लैग कर रहा था, इंडक्टर है ना, कैपेसिटर। क्लियर? यस मैम। बस यस मैम। अब यहाँ तक किसी को अगर इन तीनों में दिक्कत है तो एक बार पूछो। नेहा, संध्या, दीप्ति, गुरविंदर, दिव्या, अंशिका, एनीवन? बाकी के जो बच्चे हैं, प्रतीक, प्रतीक पूछेगा आज कुछ क्वेश्चन, रविंदर पूछेगा। रविंदर पूछो कुछ सवाल। आज का लेक्चर ऊपर से तो नहीं गया? नो मैम। इजी था काफी। यस मैम। अच्छा, मैम जो ग्राफ्स बनानी है, फेजर डायग्राम मैम और वेव डायग्राम मैम, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ये समझने हैं, सवाल ऐसे नहीं आएंगे। सवाल तो जैसे अभी करा रही हूँ उस तरीके से आएंगे, इसमें से सवाल आते ही नहीं है। जो अभी तक तुमने पढ़ा है उसमें से बस जो कल वाला लेक्चर था उसमें से क्वेश्चन आते हैं।
आज तो तुम्हें अभी प्रिपेयर करना है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ये तो बस अभी तुम्हारी आज का लेक्चर जो था ये तुम्हें कल वाले लेक्चर के लिए प्रिपेयर कराने के लिए था। यहाँ से सवाल नहीं आते, यहाँ इसके कॉन्सेप्ट अगले वाले उसमें यूज होंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कल जो पढ़ा था ना एवरेज, आरएमएस, वीआरएमएस, वहां से सवाल आता। प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो पढ़ लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आया था? एक्सी किसके बराबर था? 1/ओमेगा। अब देखो ओमेगा क्या होता है? 1/2 पाई एफ टी, है ना। और डीसी, जरा डीसी के लिए चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी के लिए? 0। देखो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो यार इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटर डीसी के लिए कैसे बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब अपने अंदर से करंट को जाने ही नहीं देगा। तभी तुमने पढ़ा था ना कि जब मैं जिस ब्रांच से बेटा कैपेसिटर को लगा दूं, जो कैपेसिटर फुली चार्ज है, उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। पढ़ा था तुमने, मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराए थे स्टडी स्टेट में, कैपेसिटर इन अ स्टडी स्टेट। तो वहां पर डीसी में पढ़ा था, तो मैंने तुमसे बोला था कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच से करंट नहीं जाने देगा। तो ये इसका रीजन देखो यहाँ पर है, क्योंकि डीसी के लिए तुम्हारा कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा तो करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से लिख सकते हो कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। तो कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक भी कर देता है। तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे एसी और डीसी करंट मिलके जा रहे हैं, तो अगर मेरे को सिर्फ एसी लेना है या सिर्फ डीसी लेना है, तो वहां पर तुम कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी नहीं जाने देगा एसी को। अब एसी के लिए देखो, एसी के लिए तुम्हारे पास क्या होगी? एसी के पास तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना कैपेसिटेंस क्या, इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। और एसी सर्किट के पास तो 50 साइकिल होती है, हमने पढ़ा है। तो एसी आराम से जाने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो ये दोनों याद रखना, एक्सी और एक्सएल का। याद रखना कुछ नहीं है, तुम्हें वैल्यू याद रखनी है 1/ओमेगा और उसमें ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी रख के देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. करो। करो करो। द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है, बस एक्सी निकालने के लिए कह रहा है। एक्सी पूछ रहा है बेटा, रिएक्टेंस दे दिया ना तुम्हें, रिएक्टेंस दे दे, इंपेडेंस दे दे। ये ऑप्शन में एक्सी देखो मेरी बात सुनो बेटा, रिएक्टेंस और इंपेडेंस एक ही बात है, ये शब्द बदल देते हैं बस, ठीक है। एक्सी किसके बराबर हो जाएगा? 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना दे रखा है तुम्हें? 4000, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 4000 है, 40,000 देखिए 25 ऑप्शन, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना बनेगा तुम्हारे पास? देख लेना, 1/0.25 5 बाय पाई बन रहा है बच्चा, 5 बाय पाई। उसको सॉल्व करके 5/π आएगा। 1/25 दूनी 50 पाई, 25 दूनी 50, और ये मेरा 4 रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है। मैम इसको -6 और ये -3 10 ये ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 2 और ये 5/π तो आ गया। तुम तो कैलकुलेशन भी गंदी करती हो, मेरे से बुरी कैलकुलेशन कोई कर सकता है, मुझे आज पता चल रहा है।
मैं तो कैलकुलेशंस में बहुत एरर करती हूँ, इसीलिए मेरे से जेई नहीं निकला था आज, मतलब एडवांस। ठीक है, कैलकुलेशंस में एरर मत किया करो, मेरे तो बहुत, मेरे भी मार्क्स कटते थे, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी ऐसे करें। करो। ईएमएफ कितना हुआ 200। एक तो राइटिंग ऐसी थी जैसे ऊपर 2 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन में वो 2 9 बन जाता था। कैलकुलेशन में जैसे ये 2 लिखा हुआ है, वो नीचे नीचे कैलकुलेट करते करते इस 2 का 9 बन जाता है मेरा, है ना। तो ये एरर्स तुम मत किया करो बेटा। किसी के साथ होता है क्या तुम में से ऐसा? मैम जब बहुत फास्ट फास्ट करते हैं ना फिर हाँ, क्योंकि और मैं बनाई बना देते हैं। यही है मेरे 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 साथ यही है, फास्ट बहुत रहता है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये एक बार घर से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मैं तुम्हें भी होमवर्क दूंगी। ठीक है, होमवर्क कर लेना। Yes, ma'am. आज की क्लास में किसी को डाउट है तो एक बार डाउट पूछ लो, तुम्हारी क्लास में मुझे बहुत वो रहती है टेंशन। सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ये है अमनप्रीत, ये सबके लिए भी, सबके बिहाफ पे यस मैम बोल रही। मैंने पूछा सबको समझ में आया, कह रही यस मैम। तो तुमने सबसे पूछा है, सबके बिहाफ पे कह रही है यस मैम। दीप्ति समझ में आया कुछ? यस मैम आ गया। बीपीपी क्यों नहीं करके देती हो भाई तुम? हैं, कम से कम जो क्लास में करा रही हूँ उतना ही कर लो। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन लगा लिया करो, जो नहीं बनते हैं नहीं बन रहे, ठीक है, जो बनते हैं वो तो करो एटलीस्ट। ये गुरविंदर भी कुछ नहीं करके दे रहा है। तुम्हारे साथ आज मीटिंग थी गुरविंदर, पर मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ले नहीं पाई। ठीक है, तुम्हें कल, तुम सबको कल बताऊंगी जिसके साथ बची हुई है ना मेंटरशिप, बहुत लोगों के साथ बची हुई है, कल कंप्लीट करो। चलो बाय बाय मैम। बाय बाय।